हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 109। पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कैपेसिटर में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा Q बराबर CV, ये सिंबल था कैपेसिटर का। तो इस पे जो चार्ज आएगा Q और C में अगर रिलेशन देखें Q बराबर CV, CV इसके सिरों पर विभवांतर है। फिर दूसरा था कि कैपेसिटर अलग अलग टाइप के हम देख रहे थे। तो अगर कैपेसिटर हम गोलीय संधारित्र की बात करें, धारिता ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, गोलीय हो तो, एक कोश हो तो। लेकिन अगर दो सकेंद्रीय है तो उस वाली स्थिति में धारिता थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A। बेलनाकार अगर है तो बेलनाकार में हमने धारिता निकाली थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय लॉग R2 बाई R1। फिर समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी C बराबर कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये अलग अलग धारिताएं हमने देखी थी अलग अलग माध्यम के अनुसार। फिर श्रेणी समांतर क्रम, अगर श्रेणी क्रम है तो धारिता व्युत्क्रम अनुपात में जुड़ेगी। समांतर क्रम में अगर है तो धारिता जो है वो सीधी सीधी जुड़ रही होगी। ये था। फिर किसी संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाई C, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ऊर्जा संचित विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। और जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, बैटरी का कार्य की, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य हम बोल सकते हैं आवेश प्रवाह, प्रवाहित आवेश बैटरी से इंटू विभवांतर भी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई माध्यम रख दिया तो माध्यम के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा बिना माध्यम के जो विद्युत क्षेत्र होता है उस स्थिति में बटा K के बराबर। धारिता क्या हो जाएगी, तो धारिता अगर किसी माध्यम रख दिया पूरा भर दिया तो एप्सिलॉन के साथ किया जाएगा, यहाँ पे भी किया जाएगा, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, हर किसी में। तो जो पहले धारिता थी उसका K गुणा ये धारिता हो जाएगी। तो ये कंडीशंस थी लास्ट क्लास में हमने देखा था। और बीच में अगर अलग अलग माध्यम रख दिए वो भी थी कंडीशन। तो अगर अलग अलग माध्यम रखा हुआ है C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 T3 बाई K3, और अगर एक ही माध्यम है बीच में तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाई K। पैरेलल में लगा रखे हैं, अगर ये तो ऐसे लगा रखे थे, अगर इसमें इस तरह से लगा रखे हैं तो तुल्य धारिता इनको आपस में समांतर मान के फिर कैलकुलेट कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में यहां तक हमने ये सारी चीजें, थ्योरेटिकल पार्ट हमने देख लिया था। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम पृथ्वी को एक गोलीय संधारित्र मान लें, पृथ्वी को एक गोलीय संधारित्र मान लें तो इसकी धारिता क्या होगी। तो पृथ्वी को गोलीय संधारित्र लेते हुए इसकी धारिता ज्ञात करें। ठीक है। अगर पृथ्वी को गोलीय संधारित्र मान लें तो इसकी धारिता होगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा है तो इसको 1/K बोल दो। K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K बोल रहे थे, यहाँ पे K के लिए हम पराविद्युतांक के लिए यूज करने लग गए उसको। तो 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। R की वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, मीटर में बदलोगे ये वैल्यू आएगी। तो C की वैल्यू आ गई 64 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 पावर 2 0, यहाँ से 5 हो गए थे, 9 माइनस 5 तो 4 रह गया नेगेटिव का -4। और ये कितने बार आ जाएगा, लगभग 7 के आसपास आ जाएगा।
तो 7.1 गुणा 10 की घात -4 फेरेड के बराबर है। मतलब अगर मिली फेरेड में लिखें या माइक्रो में लिखें तो 710 माइक्रो फेरेड के बराबर, ये इसकी धारिता है। मतलब पृथ्वी के बराबर जब हमने गोला लिया तब जाके धारिता किस में आ रही है, कुछ मिली या माइक्रो फेरेड में। तो इसलिए नॉर्मली जब भी हम धारिता की बात करते हैं तो हम मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धारिता फेरेड में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अपने नहीं बना सकते उसको इतना ज़्यादा, या साइज उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र है, इसकी प्लेटों पर आवेश बता रखा है, Q की वैल्यू है सीधा वैसे लिख लो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q बराबर 100 माइक्रोकूलम है जब इसके सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट। तो इसकी धारिता ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेटों पर आवेश बता रखा है 100 माइक्रोकूलम। मतलब जब केवल संधारित्र पर आवेश बोला हो या संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बोला हो, संधारित्र पर आवेश बोल दो, इसको ज़्यादा बेटर होता है ये कि अगर संधारित्र पर आवेश बोला जाए 100 माइक्रोकूलम है तो इसका मानने का मतलब यही है कि दोनों प्लेट पर बराबर और विपरीत आवेश। 10 वोल्ट से इसको चार्ज किया हुआ है, फिर धारिता पूछी हुई है, तो धारिता C बराबर Q/V हो जाएगा, सिंपल सा। अब Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोकूलम बाय 10 वोल्ट, तो ये फेरेड में आएगा, कूलम बाय वोल्ट जो आएगी, तो ये आ गया 10 माइक्रो फेरेड के बराबर। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि अगर संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज Q1 Q2 है, इसके सिरों पर वोल्टेज V है, इसकी धारिता क्या होगी। इसी में सेकंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, यदि प्लेटों पर चार्ज, प्लेटों पर आवेश Q1 व Q2 हो, क्रमशः Q1 व Q2 हो तथा विभवांतर V हो, तो धारिता ज्ञात करें। तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें तो क्या किया था, पहले वाले में तो बराबर और विपरीत आवेश ले लिया था कि इस पे Q है, इस पे -Q है, संधारित्र पर आवेश बोला हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि दोनों प्लेटों पर आवेश अलग अलग बता रखा है, एक पे Q1 एक पे Q2। अब बताना है कि इसमें धारिता कितनी होगी। चलो देखते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम लिखना चाहें कि धारिता C बराबर Q/V, तो ये तो तब था जब दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश था, तब हम धारिता बोल रहे थे, ये धारिता बोल रहे थे, सही है, कि विभवांतर V और धारिता में इस तरह का रिलेशन। फिर अब यहां पे तो क्या है, अलग अलग दे दिया। ये तो हम उस पर्पज से लिख रहे थे फॉर्मूला कि हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम कर क्या रहे थे, एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ रहे थे। बैटरी जोड़ने पर बराबर और विपरीत आवेश आ रहा था, क्योंकि एक से उठा के दूसरे में पटका था इसमें। तो V विभवांतर आया था, Q आवेश था, धारिता इस तरह से बन गई थी फाइनली। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में तो नहीं दिख रहा कुछ भी कि फॉर्मूले में हम कुछ वैल्यू लिखें, तो Q क्या है, दोनों पर अलग अलग है, Q1 Q2। तो हम क्या करें, बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं। जब भी फॉर्मूले की लिमिट खत्म हो, फॉर्मूला कहाँ से डराइव किया था, कैसे बेसिक आया था, वहां पे चले जाओ। तो उस बेसिक पे जाते हैं,
बेसिक पे हमने V वोल्ट दिया था, आवेश आया था, उससे हमने विभवांतर निकाला था, रिलेट किया था। करें यही कि विभवांतर V है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, इनकी प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालें, उसको V बोल दें, वहां से धारिता निकाल लें। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बेसिक पे जाओगे, डेरिवेशन पे जाओगे तो यही था, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र लिखा था और विद्युत क्षेत्र से विभवांतर लिखा था। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, विपरीत आएगा, E1 E2। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या बोल सकते हैं, E1 माइनस E2। अब E1 कितना है, क्यों आवेश अगर एक प्लेट पर हो, अगर चालक हो, कुचालक हो, कोई सी भी हो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे इसके कारण कुल विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र इंटू डी करोगे, डी क्या, प्लेटों के बीच की दूरी, तो विद्युत क्षेत्र इंटू डी करने पर विभवांतर आएगा, तो ये विभवांतर V हुआ, विभवांतर की वैल्यू हो गई Q1 माइनस Q2 बाय 2 डी ए एप्सिलॉन नॉट। सही है ना, Q1 Q2 ए एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, उससे डी से मल्टीप्लाई किया था अपन ने, ये वैल्यू आ गई। अब इसी को तो धारिता बोल रहे थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हमें यही तो चाहिए था, क्योंकि धारिता इस चीज पे निर्भर नहीं करती कि आवेश कितना है, धारिता इस चीज पे निर्भर नहीं करती कि वोल्टेज कितना है, धारिता तो इतनी ही है, ये ज्योमेट्री पे निर्भर करेगी, माध्यम पे निर्भर करेगी, इसलिए धारिता तो इसी को ही बोलेंगे। लेकिन यही वैल्यू हमें चाहिए थी कि हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमें यही चाहिए था, धारिता ही चाहिए थी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू यहाँ से अब क्या आ गई, इसको इधर ले गए तो Q1 प्लस Q2 बाय 2V के बराबर, और इसी को ही धारिता बोल रहे हैं। तो धारिता की वैल्यू क्या आ गई, Q1 प्लस Q2 बाई 2, सॉरी माइनस बाई V। तो ये धारिता आ गई। अगर अलग अलग आवेश दे रखा है तो अब हम बोल सकते हैं कि अब इसको जनरल बोल दो, संधारित्र पर अगर आवेश दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो ये धारिता होगी Q1 माइनस Q2 बाई 2 बाई V के बराबर, मतलब दोनों पे जो भी आवेश है उसका अंतर डिवाइड बाई 2 बाई V। एक्चुअल में ये जो आवेश लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आवेश वितरण देखोगे तो हम बोलते हैं आमने सामने वाली प्लेट पे बराबर विपरीत आवेश आता है और बाह्य प्लेटों पर बराबर आवेश आता है। तो यहाँ से बाह्य प्लेटों पर अगर आवेश देखोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, आंतरिक प्लेट पर आवेश देखोगे ये मिल जाएगा, जोड़ के देख लो, कुल आवेश क्या आएगा, Q/2 कट गया, Q आ गया, कुल आवेश जोड़ोगे इसको तो Q1/2 कट गया, Q2 आ गया, आमने सामने वाली प्लेट पर बराबर विपरीत आवेश आ गया, बाह्य प्लेटों पर बराबर आ गया। तो यहां पर अगर इस तरह से देखोगे तो ये जो आवेश है, ये आंतरिक प्लेटों पर जो बराबर और विपरीत आवेश आ रहा था वो वाला आवेश। तो अगर कई बार आवेश वितरण दे दिया हो और आंतरिक प्लेटों पर, आमने सामने वाली प्लेटों पर अगर आवेश बता रखा है कि इस पे -10 माइक्रोकुलाम है, 10 माइक्रोकुलाम है, बाहर वाले पे कुछ भी हो, केवल इसको देखना है बस, ठीक है, या ये ध्यान रखो। तो इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र में अगर आवेश अलग दे दिया हो तो भी धारिता या रिलेशन हम निकाल सकते हैं। बेसिक ध्यान रखो, बेसिक कैसे निकाला है, तो हर कंडीशन में आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ संधारित्र दे रखे, तुल्य धारिता इसकी ज्ञात करनी है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, तो इसकी तुल्य धारिता
इसमें तुल्य धारिता, इसमें तुल्य धारिता चाहिए। इनके अंदर हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है चारों के अंदर। तो देखो यहां पर ये तीनों हम समांतर क्रम में नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। अगर किसी को लग रहा है कि ये तीनों समांतर क्रम में है तो गलत लग रहा है। इस तरह से जुड़ना काफी नहीं है समांतर क्रम के लिए, सॉरी श्रेणी क्रम के लिए। तो यहां पर अगर किसी को लग रहा है कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो गलत है, क्योंकि तीनों को इस तरह से जोड़ने का मतलब श्रेणी क्रम नहीं होता। श्रेणी क्रम का मतलब होता है, बेसिक जो मतलब होता है कि आवेश प्रवाह समान होना चाहिए। तो देखो यहां से कुछ भी आवेश प्रवाहित होता हुआ आया तो वो आवेश दो हिस्सों में बटेगा, दो हिस्सों में बटेगा, तो इसमें और इसमें आवेश बराबर नहीं है, बट गया वो। अब यहां से जो भी आवेश गया वो आगे इसमें भी जाएगा, लेकिन ये ठीक है। तो यहां पर आवेश प्रवाहित जो हो रहा है इन दोनों में सेम हो रहा है। वैसे तो बेसिकली हमें धारा से देखना चाहिए, धारा ही फ्लो होती हुई आ रही होती है, तो धारा के आधार पे सोच लो, क्योंकि वो प्रति इकाई समय पे आवेश है। जितनी धारा आएगी उसी तरह से आवेश आएगा। तो यहाँ से फ्लो होता हुआ आया धारा, इसमें से जो धारा आई वो दो हिस्सों में बट गई। धारा का कभी लॉस नहीं करवाना, ऐसा नहीं कि यहाँ से धारा आई यहाँ आते आते कम हो गई, फिर आगे गई, यहाँ से यहाँ जाते जाते धारा कम हो गई। तो धारा इस तरह से कम नहीं होगी, धारा फिक्स है, सेम फ्लो होगी। तो इसके अंदर और इसके अंदर से जो धारा प्रवाह होगा वो सेम है, इसलिए बोल सकते हैं आवेश प्रवाह जो है दोनों में सेम है। तो ये दोनों सबसे पहले समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इनका तुल्य निकालो। तो जब इन दोनों का तुल्य निकालेंगे कितना आएगा, C1 C2 है, समांतर क्रम में है, तो 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। दो ही अगर संधारित्र हो तो C इक्वलेंट कुछ ऐसे बोल सकते हो, C1 C2/C1 प्लस C2, इस तरह से लिख दो। तो इनकी जो तुल्य धारिता आ गई दोनों की, वो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2/C1 प्लस C2, तो ये आ गया C/2। ठीक है, इन दोनों की तुल्य धारिता C/2 आ गई। अब इन दोनों की जगह जब हम एक संधारित्र लिखेंगे, ये लिखेंगे इन दोनों की जगह, तो अब देखो, अब ये वाला जो संधारित्र है और ये वाला जो संधारित्र है, तो यहां पर ये वाला संधारित्र और ये वाला जो संधारित्र है, अब ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का मतलब होता है विभवांतर सेम। तो जो इसके सिरों पर विभवांतर है वो इसके सिरों पर विभवांतर है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। तो चालक तार से जोड़ने का मतलब समान विभव, तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक विभव पर, ये वाली सेम विभव पे, तो विभव में अंतर दोनों पे सेम आ गया। और समांतर में होंगे तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे, समांतर में जोड़ना है, तो C प्लस C/2 3C/2 जुड़ गई, इनकी तुल्य धारिता इतनी आ गई। अब इतनी होने का मतलब ये होगा कि इनकी जगह एक संधारित्र बना सकता हूं, लिख सकता हूं, इन टर्मिनल पे इन दोनों की जगह एक संधारित्र जोड़ सकते हैं। अब इसकी धारिता है C, इसकी धारिता है 3C/2, दो संधारित्र है एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितना आवेश इस पे आएगा वही आगे जाएगा। तो अब तुल्य धारिता क्या बोल सकते हैं, दो ही है, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो देखें कितना आ गया, 3C कॉमन लेके काट दो, एक तो 3C/2 नीचे आ गया 3/2 प्लस 1 5/2, सही है, 2 कट गया तो 3C/5। ये तुल्य धारिता यहां पर इस पूरे सिस्टम की आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही देख के नहीं बोलना है कि ये श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम का मतलब आवेश प्रवाह समान होना चाहिए, तो इनमें आवेश प्रवाह समान है, तो सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, फिर इनका जो तुल्य आया और वो और ये समांतर क्रम में हो गया। फर्स्ट इसको हटा रहा हूं, फिर सेकंड लिख रहे हैं।
तो देखो अब सेकंड वाले के अंदर यहां पर जो भी यहां से आवेश प्रवाह हुआ वो दो हिस्सों में बट गया, लेकिन इसमें जो भी आवेश गया वो तीनों के अंदर बराबर गया, ये तीनों श्रेणी क्रम में। इधर से जो भी आवेश गया दोनों के अंदर बराबर बराबर गया, इसलिए ये दोनों भी आपस में श्रेणी क्रम में। तो ये 3 और ये 2 आपस में, 3 अपने आप में आपस में श्रेणी में, ये 2 अपने आप में आपस में श्रेणी क्रम में। तो इनकी जगह इक्विवेलेंट लिखूं पहले, तो 1/c इक्विवेलेंट 3 है ना, तो 1/c1, 1/c2, 1/c3, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3/c, तो c इक्विवेलेंट कितना हो गया c/3। कई बार तुम लोग इसको c इक्विवेलेंट बोल देते हो उल्टे को कि c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1, तो ये ध्यान रखना 1/c इक्विवेलेंट ही आता है, तो c/3 आ गया इनका तुल्य। ऐसे ही इनका तुल्य निकाल लो, ये भी समांतर में थे, श्रेणी क्रम में थे, तो इनका c इक्विवेलेंट 2 ही है, इसलिए बोल सकते हैं c1 c2/c1 + c2 c/2। या ऐसे बोल सकते हो कि 3 एक जैसे हैं तो c/3 हो गया, 2 एक जैसे हैं तो c/2 हो गया, 4 होंगे एक जैसे तो c/4 हो जाएगा। तो ये इनकी तुल्य धारिता लिख दी। अब इस तुल्य धारिता का मतलब है कि इन तीनों की जगह एक संधारित्र लिख सकते हैं, तीनों की जगह एक संधारित्र लिख दिया, कौन सा c/3 का। ऐसे इधर दोनों की जगह एक संधारित्र लिख दिया, कौन सा c/2 का। सही। अब ये दोनों समांतर में है तो तुल्य धारिता समांतर में जुड़ जाती है, c1 + c2। एलसीएम आ जाएगा 6, इधर गुणा होगा 2, इधर गुणा होगा 3, तो 5 हो गया। ये इसकी तुल्य धारिता आ गई इसकी। सही। अब देखें इसके अंदर तुल्य धारिता निकालनी है, क्या ये तीनों श्रेणी क्रम में है। देखो देखने पे लग सकता है कि ये तीनों एक लाइन में जोड़ दिए श्रेणी क्रम में है, लेकिन एक्चुअल में ये श्रेणी क्रम में नहीं है आपस में। देखो यहां से जो भी आवेश गया वो 2 हिस्सों में बट गया, फिर यहां से जो आगे आवेश गया वो 2 हिस्सों में बट गया, इधर से जो आवेश था वो आ गया मिल गया। तो तीनों में बराबर आवेश तो नहीं दिख रहा कहीं से भी, ना तो तीनों आपस में श्रेणी में है, ना ये दोनों है, ना ये दोनों है, ना ये दोनों है। तो श्रेणी में तो इनमें से आपस में कोई से ही नहीं दिख रहे, और एक्स्ट्रा तार और जोड़ दिए तो कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या करो, जब भी इस तरह से एक्स्ट्रा तार जोड़ रखे परिपथ दोबारा बनाओ। दोबारा बनाओ किस तरह से, पॉइंटों को मार्क करते हुए, कि जो जो भी तुम्हें जंक्शन दिख रहे हैं, संधियां दिख रही है, उनको कुछ नाम दे दो। कि संधि को नाम दे दिया अपन ने ए, ठीक है, कि यहां पर ये तार जुड़ गया। इस संधि को नाम दे दिया बी, इस संधि को नाम दे दिया सी, लेकिन एक्चुअल में जो ए का विभव है वो ही सी का विभव है। सही है ना, क्योंकि तार से जोड़ रखा है इसको, तो चालक तार से जोड़ने का मतलब विभव बराबर करना होता है। तो जो इसका विभव है वो का वही इसका विभव हो गया। सेम ऐसे ही बी का जो विभव है वो का वही विभव इसका हो गया, डी इसको नाम दे दो। तो इन दोनों का विभव सेम है, इन दोनों का विभव सेम है, ठीक है। तो सर्किट दोबारा बनाओ, लेकिन ए और सी पॉइंट को एक साथ बनाओ, बी और डी पॉइंट को एक साथ बनाओ। तो सर्किट दोबारा बनाना है, लेकिन ए और सी पॉइंट एक साथ ही है, समान विभव है ना, तो समान विभव वाले पॉइंट एक साथ बना रहे। फिर ऐसे ही बी और डी, ये तार नहीं जोड़ के इन दोनों को आपस में जोड़ दे, तो बी और डी को अलग अलग ना बना के एक साथ बनाएंगे। तो हमारे पास कुल मिला के 4 में से केवल 2 ही पॉइंट बचे, क्योंकि कॉमन हो गई है, और इनके बीच में विभवांतरिता पूछी हुई, ए और डी के बीच में। पहला जो संधारित्र है वो ए और बी के बीच में है, पहला संधारित्र ए और बी के बीच में। दूसरा संधारित्र बी और सी के बीच में है, बी ये रहा, सी ये रहा। तीसरा संधारित्र सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में है। सही है, ऐसी सिचुएशन हमारे पास मिल गई। तो समान विभव वाले पॉइंट हमने एक साथ बना दिए। अब इसमें धारिता हमें ज्ञात करनी है। दिख रहा है तो सीधा सीधा
कि जो इसके सिरों पर विभवांतर वो इसके सिरों पर विभवांतर वो इसके सिरों पर विभवांतर, तो तुल्य धारिता सीधा सीधा दिख रहा है, तीनों समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारिता 3C के बराबर आ गई। आई बात समझ में? तो जब भी एक्स्ट्रा तार जोड़ रखा है, परिपथ दोबारा बनाओ, इन दोनों पॉइंट को अलग अलग ना बना के एक जगह बनाना है, इन दोनों को अलग अलग ना बना के एक जगह बनाना है, इस तरह से। फिर अगला ये फोर्थ में ये कर लो, एक संधारित्र की बजाय तार है यहाँ पे, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी धारिता हम याद करें, तो देखो इसमें क्या कर रखा है, यहां पे भी वही कंडीशन है, तार जोड़ रखा है एक एक्स्ट्रा, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है, ये दोनों समांतर या ये दोनों समांतर में भी नहीं है, तो दोबारा एक बार परिपथ बना लो ए, और ये पॉइंट सेम विभव पे, या तो दोनों को ए मार्क कर दो अब की बार से, या अलग अलग नाम दे दो, ए बी सी डी। परिपथ दोबारा बनाना है, एक सिरा रखना है ए पर, दूसरे सिरे पर डी है, बाकी जो सी है वो एक ही जगह ही है, सी और ए एक साथ है, बी डी के साथ नहीं है, बीच में कैपेसिटर है, तो बी कहीं बीच में हमने बना दिया। तो ये दोनों एक पॉइंट हो गए, ये एक अलग पॉइंट हो गया, ये एक अलग पॉइंट हो गया, टोटल 3 पॉइंट मिला के यहां पर अब हमें सर्किट बनाना है। पहला संधारित्र ए और बी के बीच में, पहला संधारित्र ए और बी के बीच में, दूसरा संधारित्र बी और सी के बीच में, बी और सी भी यही है, बी और सी के बीच में, तीसरा संधारित्र सी और डी के बीच में, तीसरा संधारित्र सी ये है और डी ये है, सी और डी के बीच में, चौथा संधारित्र बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में। अब ये हो गया फाइनली परिपथ, समझ में आया? अब ये जो परिपथ आया, अब इसमें तुल्य देखना है, इसके लिए श्रेणी समांतर क्रम दिख रहे हैं कहीं पे, तो वो देख लेते हैं। देख रहे हैं क्या कुछ श्रेणी समांतर क्रम? ये दोनों, इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर बराबर ही है, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। इसके साथ समांतर क्रम में नहीं है, क्योंकि इनका जो विभवांतर है, इसका जो विभवांतर है वो अलग है, तो ये तीनों नहीं है, ये दो जरूर है, ठीक है। और फिर इनका तुल्य निकालते हैं पहले, तो इनका तुल्य समांतर क्रम में हो गया, जुड़ गया, तो सी आ गया इनका इक्विवेलेंट 2C। अब इनकी जगह तो बना दिया 2C दोनों की जगह, फिर आगे एक C धारिता का और रह गया, और ऊपर एक C धारिता का और है, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो अब इसके अंदर ये दोनों दिख रहे हैं फिर से, कि ये वाला और ये वाला संधारित्र में दोनों में एक ही आवेश, बराबर आवेश जाएगा, फ्लो होता हुआ जाएगा, तो ये दोनों संधारित्र हो गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में को इनका तुल्य निकाल ले, समांतर बाद में आएगा लास्ट में, तो इनका श्रेणी क्रम में तुल्य हो गया 1/C1 + 1/C2 बराबर क्या लिखूं, C इक्विवेलेंट नहीं 1/C इक्विवेलेंट, तो ये आ गया, एलसीएम आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा ऊपर 3 नीचे C, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2C/3 के बराबर। ये इनका C इक्विवेलेंट आ गया दोनों का, सही। अब ये जो इक्विवेलेंट है ये बना दिया हमने, बना दिया भाई, C इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, 2C/3, समांतर में हो गए। समांतर में हो गए तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आ गया समांतर में, तो दोनों को जोड़ दिया, C + 2C/3 जुड़ के आ गया 3 2 5 5C/3 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम तुल्य धारिता निकाल सकते हैं जब तार भी एक्स्ट्रा जोड़ रखा है तो। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है जिनके अंदर हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है।
यहाँ पे कुछ चालक प्लेटें हैं, 4 चालक प्लेट है, संधारित्र प्लेटों से ही मिलकर बना हुआ है, समांतर श्रेणी क्रम है तो अलग अलग संधारित्र काम में ले लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समांतर श्रेणी क्रम प्लेटों को ही आपस में लेके बना लिया, कोई एक्स्ट्रा तार नहीं जोड़ा कि एक प्लेट ले ली दूसरी तीसरी, ऐसे 3-4 प्लेट लेके आपस में जोड़ के श्रेणी समांतर क्रम इनकी बना दी हमने। तो अब यहाँ पर इस ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अगर इनके प्लेटों के बीच में गैप जो है वो डी का है और एरिया जो है वो ए का है। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है इस अवस्था। तो देखो यहां पर कितने संधारित्र है पहले तो वो देखना पड़ेगा अपन को। तो ये दोनों प्लेट मिला के एक संधारित्र, ये दोनों प्लेट मिला के एक अगला संधारित्र। प्लेट की दोनों साइड है ना, तो इसके अंदर वाली साइड इसके अंदर वाली साइड के साथ मिला के एक कैपेसिटर बोल रहे हैं, और इसके अंदर वाली साइड इसके अंदर वाली साइड मिला के एक कैपेसिटर बोल रहे हैं, ये अंदर वाली साइड मिला के एक कैपेसिटर बोल रहे हैं। लेकिन ये मत कर देना कि इसकी ये वाली अंदर वाली ये वाली मिला के एक और कैपेसिटर हो गया, नहीं, उसको 2 बार मत काउंट करो। हम इस विद्युत क्षेत्र को काउंट कर चुके हैं ना कि इसका संधारित्र मतलब इसके बीच का विभवांतर, इस पे आवेश या इसके बीच का विद्युत क्षेत्र, इसके बीच का कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके बीच का कंसीडर कर चुके हैं। तो इसलिए 2 आसपास वाले को मिला के कैपेसिटर बोल रहे हैं। इसकी विद्युत बल रेखा यहीं खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी नहीं। इसकी विद्युत बल रेखा यहीं खत्म हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर, तो 3 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। तो बना लो 3 कैपेसिटर। अब हर एक प्लेट का जो है वो पोटेंशियल देख लो। जैसे पहले ए बी सी डी मार्क कर रहे थे, वैसे ए बी सी डी यहाँ पे मार्क कर दो। तो इसका कुछ पॉइंट जो है वो ए विभव पे है, तो ये भी उसी ए पर है। तो ये दोनों प्लेट, संधारित्र की बात नहीं कर रहा, 2 प्लेट, ये दोनों प्लेट ए पे जोड़नी है, ये प्लेट बी पे जोड़नी है। ये ए और बी से नहीं जुड़ा हुआ तो इसको नाम दे दिया सी। तो 3 पॉइंट मार्क कर लिए, ए बी जो तो सिरे हैं जिनके बीच में धारिता निकालनी है, सी कहीं बीच में कोई पॉइंट है, या एक्स बोल दो इसको, सी धारिता के लिए यूज कर रहे हैं, इसको कुछ एक्स बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हर प्लेट के बीच में गैप डी है, ध्यान रखना, सारे प्लेटों का एक एरिया ए है। अब इसमें जो पहला संधारित्र है, इसकी एक प्लेट इसकी एक प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इसकी एक प्लेट ए पर है, दूसरी प्लेट बी पर है, तो इसको C1 बोल रहा हूं, पहला संधारित्र। तो पहला संधारित्र कहाँ कहाँ है, ए और बी के बीच में, समझ में आया क्या। दूसरा संधारित्र बी और एक्स के बीच में, दूसरा संधारित्र बी और एक्स के बीच में, C2 नाम दे देता हूं। तीसरा संधारित्र C3 ए और एक्स के बीच में, सही लिखा। तो इस तरह से 3 संधारित्र थे, तीनों संधारित्र हमने बना दिए। अब ये सर्किट दिख रहा है आराम से अपन को, ठीक है। तो ये प्लेट, चाहे कोई सी भी प्लेट लो, दोनों प्लेट ए पर है, तो ये जो संधारित्र है C1, इसकी एक प्लेट ए पर, दूसरी प्लेट बी पर है। इस तरह से बाकी के लिए भी बना दिया। अब हर किसी की धारिता गैप सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी समांतर प्लेट संधारित्र है। अब सबसे पहले ये दोनों आ गए श्रेणी क्रम में, एक्स पॉइंट है, बीच में से तार नहीं निकाल रखा, तो जो आवेश यहाँ से आएगा वो आगे जाएगा पूरे में। तो इनका इक्विवेलेंट आ गया, दोनों बराबर ही है, बराबर ही है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 1/C2 जोड़ना है, तो C आधा कर दूं, तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट सीधा आधा लिख रहा हूँ फिर कि अगर ये C है ये C है, तो दोनों के इक्विवेलेंट C/2, ठीक। अब ये इसके साथ समांतर क्रम में, तो इनका इक्विवेलेंट ये आया। अब समांतर क्रम, उससे फाइनल जो इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया इन दोनों का योग, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C1 + C2 जोड़ देते हैं उसमें, ये आधा और ये 1, तो 3/2, इसकी धारिता आ गई। तो इस तरह से हम इनकी धारिताएं ज्ञात कर सकते हैं जब प्लेट की केवल दे दी हो में, तो प्लेट के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी 10 माइक्रोफैरड ले लो। तो क्वेश्चन ये है कि 3 संधारित्र C1, C2, C3 जुड़े हुए हैं 20 वोल्ट की बैटरी से, हमें C2 पर आवेश ज्ञात करना है। अभी तक धारिताओं वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तुल्य धारिता कितनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि आवेश और वोल्टेज किस तरह से होगा। तो यहां पर इस संधारित्र C2 पर आवेश कितना है वो ज्ञात करना है। 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तरीका क्या है सॉल्व करने का, तुल्य धारिता थोड़ी पूछी है, तुल्य धारिता पूछी तो जोड़ देते, श्रेणी समांतर क्रम लेके निकाल लेते। लेकिन पूछा हुआ है कि आवेश कितना है। तो आवेश के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। एक बोलते हैं विभव विभाजन, एक बोलते हैं आवेश विभाजन। इसका मतलब क्या है, अगर हमें टोटल वोल्टेज पता है तो वोल्टेज को डिवाइड करो, बांट दो अलग अलग में। कैसे बांटना है, समांतर क्रम में वोल्टेज वो का वही रहता है। तो समांतर क्रम में अगर 20 वोल्ट है, समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं तो सभी पे फिर 20-20 वोल्ट होगा। श्रेणी क्रम में विभव बढ़ जाता है, तो समांतर क्रम में विभव समान रखना है कि ये वोल्टेज 20 है, 20 किन किन के समांतर है वो वोल्टेज बराबर बराबर हो गया उन पे। फिर अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज याद रखने के लिए V बराबर Q बाई C, श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है, तो वोल्टेज धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में बांट देना। ठीक है, बांट के जिस पे भी आवेश पूछा है उस पे वोल्टेज निकाल लो। वोल्टेज आ गया, धारिता आ गई, आवेश आ जाएगा Q बराबर CV से, सॉरी। ये तो विभव विभाजन। आवेश विभाजन क्या है कि कुल आवेश पहले निकालो। कुल आवेश के लिए क्या करें, कुल धारिता निकाल लें पहले, तो जरूरत पड़ेगी कुल आवेश के लिए। तो कुल धारिता निकाली, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, ये कुल आवेश। तो यहां से कुल आवेश कितना गया वो निकाल लिया। फिर श्रेणी क्रम में अगर होंगे तो आवेश बराबर जाएगा, समांतर क्रम में अगर होंगे तो समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, तो आवेश धारिताओं के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं, विभव विभाजन या आवेश विभाजन। दोनों को मिक्स करके लगाने का मतलब पहले कुछ देर के लिए आवेश विभाजन लगा दो, फिर विभव विभाजन, इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखो विभव विभाजन से करते हैं। बीस है ये, यहां पे इसके सिरों पर 20 चालक तार से जोड़ने का मतलब है समान विभव, तो जो यहां का विभव वही यहां का वही यहां का। अब ये वाला पूरा इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहा हूं, ये दोनों मिला के जो भी आएगा वो इसके साथ समांतर क्रम में है। सही है, क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर इन दोनों पे मिला के वो इसके सिरों पर विभवांतर है। समांतर क्रम में है, ये 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट है और ये भी 20 वोल्ट है। हमें तो इस पे पूछा है, इसकी जरूरत थोड़ी है फिर, तो हम इसी पे आते हैं, ध्यान देते हैं इसी पे। तो इस पे वोल्टेज कितना आया 20, तो अगर मैं इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, तो x y के सिरों पर विभव कितना आया, विभवांतर कितना आया 20 आया। तो सबसे पहले हमें समांतर क्रम दिखा, बाहर से देख रहे हैं। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो अंदर से देखना चालू करते हैं कि सबसे पहले ये समान श्रेणी क्रम में, फिर समांतर में, इस तरह से। लेकिन जब विभव बांट रहे हो तो सबसे पहले बाहर से देखना चालू कर रहे हैं कि सबसे पहले जब आए तो बाहर 2 हिस्सों में बट रहा है, मतलब ये दोनों समांतर में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में बांट दिया। क्या बटा, कुछ नहीं, बराबर बराबर हो गया, समांतर की वजह से बराबर बराबर आ गया। एक्स वाई के सिरों पर विभवांतर आ गया। अब हमें एक्स वाई पर विभवांतर पता है जिसके अंदर 2 कैपेसिटर है और वो दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो पहले पर वोल्टेज और दूसरे पर वोल्टेज धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में बटेगा।
फॉर्मूले से याद रख लो, Q बराबर CV होता है, आवेश बराबर होगा श्रेणी में तो विभव धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में आएगा, तो ये आएगा C1/C2, व्युत्क्रम अनुपात में बांट दिया, 2 ही है ना, इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ, वरना तो मुझे ये लिखना पड़ता 2-3 होते तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, ऐसे व्युत्क्रम अनुपात 2 ही है तो व्युत्क्रम अनुपात सीधा सीधा C2/C1 हो गया। सही है। अब यहां पे फायदा ये है कि दोनों बराबर है, बराबर है मतलब वोल्टेज आधा आधा बट गया, बराबर बराबर बट गया, अभी यही बोलो, बराबर बराबर बट गया, और ये एक्स वाई जो है वो दोनों पर मिला के है, दोनों बराबर बराबर बटे हुए हैं, तो V2 कितना हो गया, एक्स वाई का आधा हो गया। तो इन पे मिला के 20 वोल्ट था, दोनों बराबर होने की वजह से आधा आधा आ गया, तो 10 वोल्ट हर एक पर आ गया। तो जिस पे आवेश चाहिए था उस पे वोल्टेज आ गया। सही है। तो C2 पर आवेश कितना हो गया, Q बराबर CV, धारिता 10 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 10 वोल्ट, मल्टीप्लाई किया 100 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आ गया। सही है। तो विभव जो इस पे वही इस पूरे पे था, तो इन पे भी समांतर की वजह से बराबर बराबर, यहाँ पे विभव आ गया, दोनों आवेश बराबर है तो विभव बराबर बराबर बट गया, तो 20 10 10 हो गया, इससे विभव 10 आ गया, धारिता पता है, आवेश ज्ञात कर लिया। दूसरे मेथड पे आते हैं, आवेश विभाजन। तो देखें, आवेश विभाजन के लिए हमें तुल्य धारिता सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, पूरे की तुल्य धारिता। तो सबसे पहले पूरे की तुल्य धारिता निकाली, ये भी सी तीनों सी है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, बराबर बराबर है, श्रेणी क्रम में है, तो 1/C1 1/C2 जोड़ोगे तो C/2 हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट। ये C/2 और ये C मिला के कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़ता है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C + C/2, 3C/2, तुल्य धारिता 3C/2 आ गया। तुल्य धारिता 3C/2 आ गया, तो आवेश आ गया Q बराबर CV, 3C/2 इंटू V की वैल्यू, C की वैल्यू भी लिख दो, C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, V की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, वोल्ट केवल, 10 आ गया, 300 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आ गया। ठीक, तो 300 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज यहां से गया। अब वो चार्ज 2 हिस्सों में बटा, क्योंकि समांतर में है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में समांतर में, तो समांतर में ये दोनों नहीं है, ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा है, तो समांतर में आवेश बटेगा। तो ऊपर वाले हिस्से में चार्ज जो जा रहा है उसको Q1, नीचे वाले में जो जा रहा है Q2 बोल दिया। अब आवेश किस अनुपात में बढ़ता है, तो Q बराबर CV, V सेम है दोनों में, धारिताओं के अनुपात में, अप और डाउन लिख रहा हूं। ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में इसकी धारिता नहीं, पूरे की मिला के, इस पार्ट और इस पार्ट की बात कर रहे थे ना, ये पार्ट और ये पार्ट समांतर में है, तो इसकी धारिता है C/2, नीचे वाले की धारिता है C, तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में जो आवेश है वो 1/2 के अनुपात में, 1/2, मतलब इस आवेश के 2 हिस्से करने हैं 1 और 2 के अनुपात में, या ऐसे बोल दो कि कुल 3 हिस्से कर दें, उसमें से 1 हिस्सा इसको दे, 2 हिस्से इसको दे दें। तो ऊपर वाले पार्ट में चार्ज चाहिए था, तो 300 के 3 हिस्से किए और ऊपर वाले पार्ट को 1 हिस्सा दिया, 100 माइक्रोकूलम आ गया क्या। तो इस वाले पार्ट में 100 माइक्रोकूलम आया, दोनों के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में आवेश बराबर जाता है, तो इस पे भी 100 माइक्रोकूलम, इस पे भी 100 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो ये दूसरा तरीका है आवेश विभाजन। उसमें क्या इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, टोटल चार्ज निकालना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है। इसमें वोल्टेज सीधा सीधा डिवाइड होता चलता है। ठीक है, हो गया, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अकेला संधारित्र है, एक बैटरी है, पहले से कोई आवेश इस पे नहीं है। बैटरी का जो वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट है, धारिता 5 माइक्रोफेरेड दे रखी। ठीक, स्विच चालू किया तो चालू करने के बाद इस पे ऊर्जा कितनी संचित हुई वो, बैटरी ने कितना काम किया वो, और लॉस कितना हुआ है वो ज्ञात करना है। कुंजी चालू करने के बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा, बैटरी द्वारा कार्य, ऊर्जा में हानि ज्ञात करें। ये चीजें ज्ञात करनी है। तो देखो, जैसे ही कुंजी को चालू करेंगे आवेश प्रवाह होगा, पहले से कोई आवेश था नहीं, तो ये होगा कि इसमें पूरा का पूरा वोल्टेज V आ जाएगा। तो संधारित्र पर आवेश कितना आ गया, पूरा पूरा वोल्टेज आ गया ना, जो इसके सिरों पर वोल्टेज है वो इसके सिरों पर वोल्टेज है। तो धारिता है 5 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो ये आ जाएगा कितना, 100 माइक्रो कूलम आ जाएगा। इतना आवेश संधारित्र पर आ गया। ठीक है, संधारित्र पर आवेश आ गया, ये कैलकुलेट नहीं करना था हमें, तो ऊर्जा चाहिए थी, तो ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। अब ऊर्जा कोई से फॉर्मूले से लिख दो, आवेश ज्ञात कर रखा है, धारिता पता है, तो Q²/2C लिख दो, या हाफ QV लिख दो। हाफ QV कितना वोल्टेज, बैटरी के बराबर ही आया उस पर 20, तो ये कट गया, 10 रह गया, 1000 माइक्रो जूल ऊर्जा लिखना है ना, जूल में आएगा। तो ये संधारित्र पर संचित ऊर्जा आ गई। सेकंड पार्ट, बैटरी का कार्य। बैटरी का कार्य कितना है, तो देखो बैटरी का कार्य क्या बोलता है, QV, लेकिन ध्यान रखना Q क्या है, बैटरी से प्रवाहित आवेश, V क्या है, बैटरी के सिरों पर विभवांतर, या बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो यहां पर बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो संधारित्र पर कोई चार्ज नहीं था, यहां पर आ गया लास्ट में प्लस माइनस Q, इधर आ गया प्लस Q, जो पहले 0 था। 0 होने का मतलब यहां से Q चार्ज उठाया प्लस का, उठा के इसने इधर से इधर भेज दिया, तो बैटरी ने चार्ज कितना फ्लो करवाया, 2Q की Q, केवल Q के बराबर, क्योंकि जैसे ही यहां से चार्ज उठाएगा, यहां से Q चार्ज उठाते इस पे चार्ज हो गया माइनस Q, और वो Q चार्ज इधर से इधर फ्लो करवा दिया बैटरी ने लेके। तो बैटरी से प्रवाहित चार्ज कितना है, Q, और QV की वैल्यू कितनी है, हाफ QV की वैल्यू ये है, तो QV की वैल्यू कितनी है, 2000, क्योंकि वही Q है वही वोल्टेज है। तो हानि कितनी हो गई, इसको समझो इस तरह से, बैटरी ने काम किया, मतलब एक तरह से ऊर्जा देने की कोशिश की बैटरी ने, कितनी, 2000 जूल की दी इसको, ली कितनी इसने, 1000, 2000 दी थी लेकिन ली है केवल 1000, तो बाकी 1000 की जो है वो हानि हो गई। तो 1000 माइक्रो जूल की यहां पर हानि हो रही है इसके अंदर। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, पहले से चार्ज, अब इसी का सेकंड पार्ट बोल रहे हैं कि इस पर पहले से चार्ज है, पहले से चार्ज इस पे दे रखा है, ये 100 माइक्रो कूलम था, तो कुछ मान लो पहले से चार्ज इस पे, उल्टा और ले लेते हैं, इसको माइनस इसको प्लस ले लेते हैं। तो पहले से इस पे चार्ज है कुछ 50 माइक्रो कूलम का। ठीक है, तो बैटरी पर, सॉरी संधारित्र पर पहले से चार्ज है संधारित्र पर पहले से आवेश है, और फिर ये बाकी सारी चीजें बाद में। अब कुंजी को चालू किया, कितना आवेश प्रवाहित होगा, सारी चीजें। अब देखें इस बार क्या होगा, पहले से चार्ज है संधारित्र पर, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने का मतलब ये होता है कि इसके सिरों पर विभवांतर जो है
वो 20 वोल्ट के या बैटरी के बराबर कर दिया हमने कि ये निम्न विभव पर है, ये निम्न विभव पर, ये उच्च विभव पर। तो हमने बैटरी का ये उच्च विभव, बैटरी से इसका उच्च विभव ये कर दिया, निम्न विभव ये कर दिया। पहले क्या था, प्लस चार्ज है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ होती है इधर, तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव कम होता था। ये कम विभव पे था, ये ज्यादा पे था, पहले ये ज्यादा पे ये कम पे, ठीक है ना। बैटरी जोड़ते ही ये ज्यादा पे हो गया, ये कम पे हो गया, मतलब इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, कितना चार्ज आया, तो अब जो भी चार्ज है वो Q बराबर है CV। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जो Q होता है ये आवेश प्रवाह नहीं होता है, ये बैटरी संधारित्र पर आवेश होता है, संधारित्र पर आवेश, ना कि आवेश प्रवाह। बैटरी में जो कार्य होता है वो होता है आवेश प्रवाह, आवेश इंटू V। तो ध्यान रखना, ये है संधारित्र पर आवेश, धारिता 5, वोल्टेज 20, वही आएगा 100 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इस वाली प्लेट पर चार्ज हो गया प्लस 100 माइक्रोकूलम, इस वाले पे माइनस 100 माइक्रोकूलम, जिस पे पहले माइनस था 50, इस पे था प्लस 50। तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आया, इतना चार्ज हो गया अब। तो ये नहीं बोलना है कि 100 पहले का माइनस 50 प्लस 50 हो गया, ये नहीं करना है। ये चार्ज आ गया संधारित्र पर, ये बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो संधारित्र पर आवेश लिख दिया। अब ऊर्जा कितनी हो गई संधारित्र में, तो ऊर्जा तो वही फॉर्मूला है, फिर से हाफ QV बोल दो, सेम Q है सेम V है, तो वही वैल्यू आनी है 1000 माइक्रोजूल। बैटरी का कार्य, बैटरी का कार्य W बराबर क्या है, QV, क्या Q डैश V, नहीं, इसमें Q अलग है। इसमें Q का मतलब बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया है ये। तो इस वाली प्लेट पर पहले चार्ज था -50, अब हो गया +100, -50 माइक्रोकूलम से +100 माइक्रोकूलम हो गया। तो बैटरी ने इधर से चार्ज खींच के इधर फेंका, -50 से 100 कर दिया, तो कितना फ्लो करवा दिया, 150 का, क्योंकि पहले तो माइनस वाला खत्म किया है 50 भेज के, फिर एक्स्ट्रा 100 और दिया है, तो इसलिए चार्ज जो फ्लो हुआ है, प्रवाहित हुआ है, वो 150 माइक्रोकूलम प्रवाहित हुआ है। तो इसलिए बैटरी का जो कार्य हुआ 150 माइक्रोकूलम इंटू वोल्टेज 20, तो ये कितना आ गया, 3000 हो गया क्या, तो 3000 माइक्रोजूल इसने कार्य किया। तो हानि कितनी हो गई, तो देखो इसने 3000 जूल ऊर्जा देने की कोशिश की, इसने ली कितनी, ये लिए क्या, नहीं ये नहीं लिए, ये तो है अब इसके पास ऊर्जा। ली कितनी, तो पहले भी तो थी इसके पास ऊर्जा, तो इसके पास हम हानि क्या बोल सकते हैं, कितनी इसने ऊर्जा दी है, कितनी उसने ली है। उसने कितनी ली, 1000 हो गई, पहले कितनी थी, तो पहले की ऊर्जा लिखो, तो पहले की ऊर्जा हम क्या बोलेंगे, वही Q दे रखा है, तो Q²/2C से लिख दो, पहले का आवेश और पहले की धारिता दे रखी है, तो 50 माइक्रो का स्क्वायर बाय 2 इंटू 5 माइक्रो, तो नीचे 10 आएगा, ऊपर आएगा 25, तो 250 माइक्रो जूल हो जाएगी क्या, 2 जीरो रहेंगे उसके पास, कैंसिल हो गए, 1 जीरो, ये तो ये पहले की ऊर्जा है। तो 250 तो पहले से थी, अब उसके पास 1000 हुई, तो इसके पास बढ़ी कितनी, वो तो 75, 750 बढ़ी ना। तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है और कितनी ऊर्जा दी है, वहां से देखना है। तो 3000 माइनस 750, तो ये आ जाएगा 2250 माइक्रोजूल। तो इसने 3000 ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन इसके पास 250 तो पहले थी, अब 1000 हो गई, तो इसको मिली कितनी, 750 मिली। 3000 दी लेकिन मिली 750, तो बाकी हानि होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक संधारित्र दे रखा है, धारिता सी है इसकी, V वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया। दो स्थितियां हैं, इसके अंदर एक परावैद्युत माध्यम रख दिया, भर दिया। एक तो है कि बैटरी जुड़ी हुई थी, जुड़ी की जुड़ी में भर दिया। एक बैटरी हटाने के बाद भरा है। दो सिचुएशन, तो स्थिति 1 और स्थिति 2 की बात करते हैं। बैटरी जुड़ी होने पर के परावैद्युत माध्यम भरने पर बैटरी से आवेशित कर हटा दिया, व के परावैद्युत माध्यम भरने पर। मतलब इसमें तो बैटरी जुड़ी की जुड़ी है, चार्ज कर रखा है, लेकिन बैटरी भी अभी है। इसमें क्या है कि बैटरी हटा दी है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि पहले की सिचुएशन सी वी, बाद की सिचुएशन माध्यम भर दिया वी। इसमें सिचुएशन ये है कि पहले चार्ज कर दिया V वोल्ट से, सी धारिता है, अब माध्यम भर दिया, सी डैश धारिता हो गई। दोनों सिचुएशन में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है कि धारिता कैसे बदल गई, कि अगर पहले वाली धारिता सी है तो उसके पदों में बाद की धारिता। तो प्रारंभिक धारिता सी, प्रारंभिक आवेश Q, प्रारंभिक वोल्टेज V, प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में E, ऊर्जा U। तो इसके इन्हीं के पदों में बाद वाली सिचुएशन हमें बतानी है। तो धारिता बतानी है, आवेश बताना है, विभवांतर बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है और ऊर्जा के बारे में बताना है। इनके बारे में बताना है इन दोनों सिचुएशन में कि कैसे कैसे इनमें बदलाव हुआ है। तो देखें बदलाव लाते हैं इनमें क्या क्या हुआ है। तो देखो, जैसे ही कोई परावैद्युत माध्यम भरेंगे, इसके अंदर पूरा भर दिया, तो धारिता कितनी हो जाती है। जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट था वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट के आ गया, तो जो भी पहले धारिता थी, नई वाली धारिता उसकी के गुणा हो जाएगी। इसमें भी वही है, चाहे माध्यम भरा हो, चाहे बैटरी जुड़ी हो नहीं जुड़ी हो, धारिता तो के गुणा हो ही जाएगी। ठीक। आवेश, इस पे बैटरी जोड़ रखी है, बाद में भी बैटरी जुड़ी हुई है, तो इसके सिरों पर विभवांतर तो V ही है, बाद में भी, तो वोल्टेज वो का वही है। सही। अब वोल्टेज, आवेश सीधा नहीं देख पा रहे थे, हमें वोल्टेज पता था इसमें, तो वोल्टेज वही है, तो आवेश हो गया Q बराबर CV, C के गुणा हो गया, वोल्टेज वही है, तो K गुणा हो गया क्या पूरी वैल्यू, ये K गुणा, ये वैसा का वैसा ही। तो मैं बोल सकता हूं कि अब जो धारिता है वो इतनी हो गई, वोल्टेज वही है, तो पहले आवेश था Q बराबर CV, अब आवेश K गुणा हो गया। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हम बोलते हैं E बराबर V/D। गैप बदला क्या, नहीं। विभवांतर बदला, नहीं बदला, तो विद्युत क्षेत्र अभी भी वही है। तो प्लेटों के बीच में विभवांतर नहीं बदला तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं बदला। अब ये नहीं कि माध्यम आ गया तो माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र बटा के हो जाता है। वो कौन सा होता है कि इस पर आवेश जो भी है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र E होता, तो माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र बाई E हो गया, बाई K हो गया। लेकिन यहाँ पे तो इस सिचुएशन की तुलना कर रहे हैं कि यहाँ पे E था, अब यहाँ पे कितना है। ठीक है ना, दोनों अलग चीज है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पहले का बाई K हो गया, पहले का बाई K नहीं हुआ, प्लेट पर जो आवेश है उसकी वजह से E होता तो उसका बाई K है ये आंसर। ठीक। ऊर्जा कोई से फॉर्मूले से लिख दो, हाफ QV से लिख दो।
Q K गुणा हो गया, विभव वैसा का वैसा ही है, तो ऊर्जा भी K गुणा हो गई पहले की। सही है, तो ऊर्जा K गुणा हो रही है, आवेश K गुणा हो रहा है, धारिता K गुणा हो रही है, ये दोनों वैसे के वैसे ही। इसमें जब बैटरी हटा दी तो विभव के लिए तो नहीं बोल सकते वैसा का वैसा ही, लेकिन ये है कि इसकी प्लेटों पर जो चार्ज था उसको फ्लो करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, पथ नहीं है, आपस में एक से दूसरे में नहीं फ्लो होते हैं, क्योंकि ये कुचालक हम बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम। तो एक से दूसरे में आवेश नहीं गया, कोई फ्लो करने के लिए पाथ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी होगा। तो चार्ज वैसा का वैसा। तब वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज लिखेंगे Q बाई सी, Q वैसा का वैसा ही है, लेकिन धारिता तो K गुणा हो गई ना, तो धारिता K गुणा होने की वजह से कितना हो गया, विभवांतर बाई K गुणा हो गया इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र कितना हो गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र तो आवेश से भी लिख सकते हो, विभव से भी लिख सकते हो, तो विभव पता है लिख दो उससे, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा V डैश बाई D डैश नया वाला। अब V हो गया V बाई K, D हो गया D थोड़ी बदला है, प्लेटों के बीच का गैप। तो यहां से V बाई D पहले वाला विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बाई K गुणा हो गया। ठीक, ऊर्जा कोई भी फॉर्मूला लिख दो, हाफ Q भी लिख दो, हाफ Q पहले वाले के बराबर, वोल्टेज पहले का बाई K। अब ये वाला टर्म देखो तो ये पहले वाली ऊर्जा है, तो कितना हो गया, बाई K। तो इसके अंदर चार्ज वैसा ही है, धारिता तो K गुणा होनी है दोनों में ही, वोल्टेज विद्युत क्षेत्र ऊर्जा बाई K हो गए सारे के सारे, ये सारे कम हो रहे हैं इसके अंदर, जबकि इसके अंदर ये दो पद बढ़ रहे थे, दो कांस्टेंट थे, सॉरी तीन, धारिता तो वैसी की वैसी ही बढ़ेगी। समझ में आया। तो इस तरह से अगर कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया है तो ये चीजें किस तरह से बदल रही होंगी। ठीक है, थैंक यू।